भाषा विज्ञान चल रहा है और आज का विषय है ऐतिहासिक वर्गीकरण, जिसको हम पारिवारिक वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हम ऐतिहासिक वर्गीकरण की या पारिवारिक वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा कि भाषा विज्ञान के माध्यम से आपको इतिहास समझने में बहुत मदद मिल सकती है। एक ये इसका बहुत बड़ा योगदान है इतिहास के संदर्भ में। और जहाँ जहाँ एक ही तरह की भाषा बोली जाएंगी उसको आप एक परिवार मान लेंगे, तो इसलिए उसको पारिवारिक वर्गीकरण कहा जाता है। अब भारत एवं यूरोप के बहुत सारे भागों में एक ही परिवार की भाषा बोली जाती, जिसका नाम है भारोपीय भाषा परिवार। अब देखिए, यूरोप कहाँ और भारत कहाँ, और भारत के बिल्कुल बगल में चाइना, तो वहाँ की भाषा का भाषा परिवार अलग है। या भारत में ही जो द्रविड़ भाषाएं हैं उनका द्रविड़ भाषा परिवार है, तेलुगु वगैरह का। तो ऐसा भी आप नहीं सोच सकते हैं कि इसके लिए कोई एक ही आधार काम करता है कि एक क्षेत्र के रहने वाले एक भाषा बोलेंगे, ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं। चलिए, तो ये जो वर्गीकरण है, जिसको आप ऐतिहासिक वर्गीकरण कहते हैं, जिसको आप पारिवारिक वर्गीकरण कहते हैं, इनको किन आधारों पे, कुछ तो ऐसी बातें होंगी कि जिनके आधार पे इसका निर्णय किया जाएगा। तो इसके 4 आधार ज्यादातर माने गए हैं। एक है स्थानिक समीपता, यानी स्थान की समीपता के आधार पे भाषाओं को एक में रखा जाता है। शब्दों की समानता के आधार पे भाषाओं को एक में रखा जाता है। तीसरा है व्याकरण की समानता के आधार पे भाषाओं को एक परिवार में रखा जाता है। और ध्वनि साम्य के अनुसार भाषाओं को एक ही परिवार में रखा जाता है। अब जैसे आचार्य मम्मट ने कहा ना कि हेतुर न तु हेतवः, ये हेतु हैं, ये तीनों अलग अलग, शक्ति, निपुणता और शिक्षाभ्यास, ये तीनों मिलके एक हेतु के रूप में काम करते हैं। यहां भी आप ये समझिए कि कहीं स्थानिक समीपता हो लेकिन शब्दों की समानता नहीं होगी तो नहीं चलेगी। ये सभी चीजें अगर हैं, या इनमें से कम 3 चीजें मिल जाएं कि स्थानिक समीपता ना भी हो, शब्दों की समानता हो, ध्वनि की समानता हो और व्याकरण साम्य हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इसको आप एक परिवार की भाषा मान सकते हैं। लेकिन आप कहें कि न तो ध्वनि साम्य है, न व्याकरण साम्य है, स्थानिक समीपता है और शब्दों की समानता है, चलो हम इसको एक परिवार में रखते हैं, तो ये संभव नहीं है। तो समझिएगा, ये जो 4 आधार माने गए हैं, स्थानिक समीपता का आधार है, शब्दों की समानता का आधार है, व्याकरण साम्य का आधार है, या ध्वनि साम्य का जो आधार है, ये जो 4 आधार माने गए हैं, इनमें कोई एक आधार पे ये वर्गीकरण संभव नहीं है। यानी इन सबका अपना योगदान होता है, इन सबका अपना एक महत्व है। स्थानिक समीपता किस प्रकार से क्या होती है, जरा इसको समझें। तो ऐसा देखा गया है कि जो आसपास के सब स्थान होते हैं उनमें बोली जाने वाली भाषा लगभग एक जैसी होती है। आप इस तरीके से इस चीज़ को देख सकते हैं। हम आपको बताएं तो अपने भारतवर्ष की बात करें तो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, हिंद बेल्ट है जहाँ हिंदी बोली जाती है, तो इन सब एक ही परिवार की भाषाएं ये हैं। मराठी भी इसमें आ जाती है, गुजराती भी इसमें आ जाती है, लेकिन अपवाद भी यहीं के यहीं मिल जाता है। ये भारत की बड़ी विशेषता है। यानी यहीं के यहीं आपको अपवाद मिल जाएगा कि मराठी के बिल्कुल बगल में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, और कन्नड़ का भाषा परिवार अलग है और मराठी का भाषा परिवार अलग है। उधर आप देखें तो उड़ीसा के बिल्कुल बगल में तेलुगु बोली जाती है, और तेलुगु का भाषा परिवार अलग है, उड़ीसा का भाषा परिवार अलग है। उड़ीसा तो भारोपीय भाषा परिवार में आ जाती है, लेकिन तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार में, कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार में जाती है। तो स्थानिक समीपता इसका कोई मूल आधार या बहुत ही पावरफुल
इसका कारण नहीं माना जा सकता। हाँ, एक कारण के रूप में ये काम कर सकता है। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि सिर्फ स्थानिक समीपता के आधार पे पारिवारिक वर्गीकरण संभव नहीं है। दूसरी समानता क्या होती है, जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर ध्यान दिया जाता है वो होता है शब्दों की समानता। देखिए, शब्दों की समानता में ध्वनि साम्य की बात नहीं आ रही है, शब्दों की समानता की बात आ रही है। आप कहेंगे कि हिंदी में पा लिखा जाता है तो हिंदी में पी लिखा जाएगा, हिंदी में फा लिखा जाएगा तो इंग्लिश में पी एच लिखा जाएगा। तो इंग्लिश का पी एच और हिंदी का पा ये समान है। आप ये मत कहिएगा कि भाई हिंदी में तो पा है, इंग्लिश में कहां से पा पाया जाए। तो इंग्लिश में पा की जगह पी होता है। जैसे हमने देखा था कि संस्कृत में जो ता है वो इंग्लिश में टी के रूप में पाया जाता है। तो ता को था होता है तो टी को टी एच होता है। तो ये शब्दों की समानता का अर्थ इस प्रकार से बनेगा कि जहां वर्णों से मिलकर के बने हुए शब्द जो हैं उनमें एक साम्य हो। अब देखिए, शब्दों की समानता जब आप देखेंगे तो आप पारिवारिक वर्गीकरण के लिए कौन से शब्दों का चयन करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना, कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका कि चयन किया जाए। तो जिन शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग होता है, जिन शब्दों का सर्वाधिक उपयोग होता है, जो हर जगह पे उपयोगी हैं, ऐसे शब्दों की समानता देखी जाती है। जैसे किसी भी संस्कृति में, किसी भी भाषा में चले जाइए तो क्या होगा कि बोला जाएगा क्या, माता सभी में होगी, पिता सभी में होंगे, भाई बहन सभी में होंगे, हैं? तो ये सारी चीजें क्या है, कॉमन होती हैं। संख्याएं 1 to 10 गिन लीजिए तो ये संख्याएं भी कॉमन होती हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें ऐसी हैं जो हर जगह हर भाषा में पाई जाती हैं, इनके शब्दों का आधार लेकर के अगर वो सब कुछ एक जैसा है तो एक परिवार की भाषाएं मानी जाएंगी। तो ये है शब्दों की समानता, कि शब्दों की समानता के आधार पे आप क्या करेंगे, ये जो वर्गीकरण करेंगे ना, इस वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन शब्दों का चयन किया जाएगा जिनका सर्वाधिक उपयोग होता है या जिनका सर्वत्र उपयोग होता है। इसलिए कहा कि माता पिता भाई बहन ये पारिवारिक संबंध सूचक जो शब्द हैं या संख्यावाचक जो शब्द हैं, इनका सर्वत्र प्रयोग पाया जाता है। तो ऐसे शब्दों को लेकर के और फिर उनका मिलान किया जाता है, फिर उसको देखते हैं कि भाई ये एक ही जैसे हैं, और अगर वो एक जैसे हैं तो उसको हम एक भाषा परिवार का मान लेते हैं। चलिए एक उदाहरण यहाँ देख लेते हैं। जैसे संस्कृत में पितृ शब्द है, संस्कृत में क्या शब्द है, पितृ। फारसी में वो पीदर हो जाता है, पीदर। अगर हम ग्रीक में पहुंचते हैं तो PATER, PATER, पेटर, इस प्रकार का कुछ उच्चारण हो जाएगा। लैटिन में भी बिल्कुल यही रहता है, PATER। जब हम जर्मन में पहुंचते हैं तो VATER हो जाता है, पी की जगह वाह हो गया, लेकिन VATER। अंग्रेजी के फादर से आप परिचित हैं कि उसमें FATHER। अब आप ये अधिकतर देखिए कि पीछे जो चल रहा है TER या THER, आगे जो P है, ये सब कुछ, और हिंदी में ये पिता हो गया। तो पितृ से फारसी का पिदर और हिंदी का पिता, ग्रीक का पेटर, लैटिन का पेटर, जर्मन का बेटर और अंग्रेजी का फादर। तो इन सब में बहुत कुछ समानता है। जब आप बोलते हैं तो आप देखेंगे कि इनमें समानता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। तो इसको ले, अगर ये सब कुछ है, देखिए अंग्रेजी में फादर है, उसका ध्वनि नियम हम पढ़ चुके हैं कि पा को फा हो जाएगा, है, वर्गाणाम प्रथम को यानी अल्प प्राण को महाप्राण हो जाएगा, वो नियम हम पढ़ चुके हैं। इसलिए वो फादर पाया जाता तो वो पी से अलग नहीं जा रहा है, पितृ से अलग नहीं जा रहा है। एक संख्या लेते हैं सप्त, सप्त का पारसी में हफ्त हो जाता है। आप जानते हैं कि सप्ताह को हफ्ता भी बोला जाता है।
तो ये जो सप्ताह को हफ्ता बोलने का जो प्रचलन है, क्योंकि फारसी के टच में हम लोग हैं, लेकिन गुजराती में सप्ताह को क्या बोलते हैं जयेंद्र? अठवाडिયું કહેવાય यार, અઠવાડિયું કહેવાય. મને એ જ ખબર નહીં પડી આજ સુધી કે અઠવાડિયું હું કામ કહે છે, કે 8 દિવસ તો હોતા નથી, દિવસ તો 7 જ હોય છે, તો સતવાડિયું કહેવું જોઈએ, અઠવાડિયું હું કામ કહે છે? હા, તો અઠવાડિયું કહેવાય છે. चलिए, तो अब हम चर्चा कर रहे थे सप्त शब्द की. तो जो सप्त शब्द है ना, ये संस्कृत में सप्त, फारसी में हफ्त, ग्रीक में जाते हैं तो HEPTA, हेप्ता, इस प्रकार से उच्चारण क्या है, क्योंकि हमें ध्वनि वहां की नहीं मालूम, इसलिए मुझे उच्चारण नहीं मालूम है. मैं तो जो पढ़ पा रहा हूं वो आपको बता रहा हूं कि HEPTA, हेप्ता. अब देखिए, लैटिन में जाता है तो हो जाता है सेप्तन, SEPTN, सेप्तन. जर्मन में जाता है तो SIEBEN, सेवन. और अंग्रेजी में तो आपको मालूम है कि SEVEN होता है, 7 होता है. तो इनके उच्चारण जो है, और हिंदी में वो 7 होता है, वो भी आपको पता है. तो ये एक प्रकार के शब्दों के जो उच्चारण होते हैं, यानी आपने संस्कृत में सप्त कहा तो उसका अर्थ 7 है, तो फारसी के हफ्त का अर्थ भी 7 ही है, ग्रीक के हेप्त का अर्थ भी 7 ही है, लैटिन के सेप्टन का अर्थ भी 7 है, जर्मन के 7 का अर्थ भी 7 है, और इंग्लिश के 7 का अर्थ भी 7 है. यानी ये जो भी हैं, इनके उच्चारण में भी थोड़ी समानता है और इनके अर्थ भी समान हैं. तो ऐसे शब्दों को लेकर के आप भाषा विज्ञान में एक पारिवारिक निर्णय ले सकते हैं कि भाई ये एक ही परिवार की भाषाएं हैं. अब मान लीजिए कि उच्चारण सप्त का हफ्त हुआ है, और अर्थ भी हमारे यहां सप्त का 7 है और वहां हफ्त का अर्थ कुछ और हो, तो फिर वो नहीं चलेगा. यानी अर्थ कॉमन होना चाहिए. जैसे हमने कहा पितृ, पिदर, पेटर, पेटर, बेटर, फादर या पिता, तो सबका अर्थ एक ही है, अर्थ अलग नहीं होना चाहिए. तो उस शब्द का चयन हो सकता है किसी भी पारिवारिक भाषा के वर्गीकरण के निर्धारण के लिए. तो यह है, हमने आपको बताया कि शब्दों के आधार पे किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, उसकी प्रक्रिया बताई. चलिए, अगली प्रक्रिया जो आती है, सब बातें समझा दी आपको कि उच्चारण का भी साम्य होना चाहिए, और स्पेलिंग का भी साम्य आना चाहिए. और देखिए, आप अगर पितृ जो है ना, संस्कृत का पितृ है, अगर उसको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो उसकी स्पेलिंग क्या करेंगे? पी से स्टार्ट करेंगे. तो जो आपकी पितर की जितनी स्पेलिंग है ना, वो सारी स्पेलिंग आपकी स्पेलिंग से बहुत मिलती जुलती आएंगे. ये अलग चीज है कि आप संस्कृत में पितृ लिख रहे हैं तो आप पा पे छोटी की ह्रस्वी की मात्रा और ता पे ऋषि का री लगा करके और पितृ शब्द आपने लिखा, वो एक अलग चीज है. लेकिन आप संस्कृत का पितृ भी अगर स्पेलिंग में लिखें तो उस तरीके से होगा. या जो पेटर और फादर हैं उनको आप देवनागरी लिपि में लिखें. यानी लिपि जब आप एक करेंगे ना, तो आपको ये निश्चित हो पाएगा कि भाई ये एक ही ग्रुप के शब्द हैं या नहीं है. चलिए, एक इन शब्दों के चयन में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, चलिए इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे. पहले सारी चर्चाएं कर लें कि किस किस प्रकार के शब्दों का. तो हमने 2 विभाग देख लिए. एक विभाग था स्थानिक समीपता का आधार, और दूसरा है शब्द साम्य, शब्दों की समानता. तीसरा हमने बताया था व्याकरण समानता, व्याकरण का साम्य. देखिए, पद एवं वाक्य की रचना जो है ना, उसकी समान शैली हो तो उसको आप व्याकरण की समानता कहेंगे. यहाँ व्याकरण का अर्थ आकृति मूलक वर्गीकरण की तरह आपको नहीं देखना है कि उसमें
प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या लगा, और धातु क्या है और उसमें प्रत्यय क्या लगा। यहाँ व्याकरण वो नहीं है। यहाँ व्याकरण पद रचना, वाक्य रचना से संबंधित व्याकरण की बात चल रही है, क्योंकि व्याकरण का क्षेत्र भी थोड़ा विस्तृत है। यहाँ शब्दों की संरचना भी होती है, यहाँ पदों की संरचना भी होती है, यहाँ वाक्य संरचना भी आपको सिखाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन यहाँ पद और वाक्य, इन दो की संरचना अधिक महत्वपूर्ण होती है पारिवारिक वर्गीकरण के लिए। क्योंकि होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम शब्द तो भाषा से लेते हैं, लेकिन हम उसकी वाक्य रचना का पैटर्न नहीं लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, हिंदी में इंग्लिश के कितने शब्द पाए जाते हैं। मतलब मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जिसको हम हिंदी कहते हैं, मैं भी जो आपके साथ बात करता हूँ, मैं भी जो आपके साथ बोलता हूँ, इसमें भी उसी प्रकार से, थोड़ा कम है लेकिन इसमें भी हम इंग्लिश शब्दों का, इंग्लिश वर्डों का उपयोग करते हैं। देखिए, इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये जो भाषा आती है, लेकिन हम इंग्लिश की वाक्य रचना का पैटर्न नहीं लेते हैं। वाक्य रचना तो हम अपनी हिंदी की रखते हैं। तो ये व्याकरण साम्य अगर किसी जगह पे है, यानी वाक्य रचना का साम्य है, तो आप ये मान लीजिए कि वो एक ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये सबसे बड़ा आधार है। एक ही परिवार की अगर भाषाएं हैं तो उसके लिए ये बहुत बड़ा आधार बनता है। आप ध्यान दीजिए, गुजराती की वाक्य रचना देखिए, हूँ घरे जाऊँ छूँ, और अगर यही हम हिंदी बोलेंगे तो मैं घर जाता हूँ। अब मुझे और भाषाएं नहीं आती इससे ज़्यादा। कौन है उड़ीसा से, कौन है वो भी कुछ बताएंगे, मैं सुनना चाहूँगा। मैं घर जाता हूँ, अहम गृहम गच्छामि। उड़ीसा से कौन है भाई? हाँ तो बोलिए, मैं घर जाता हूं। मुंह घर को जाऊची। अब देखिए, अब आप देखिए, ये वाक्य रचना जो है ना कि मैं घर जाती हूं, मैं घर जाती हूं या मैं घर जाता हूं, तो हमने 3 भाषाएं तो यहां देख ली। अगर कोई अन्य भाषा से परिचित है वो भी अगर बताएगा तो अच्छा लगेगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हम घरे जात बानी। अब देखिए, जो भी पैटर्न रहा ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाँ हम घरे जात नहीं, हाँ हाँ ठीक है, वो तो ये सब हिंदी का। तो मैं ये कह रहा था कि आपने हिंदी बोली, आपने उड़िया बोली, आपने गुजराती बोली, इन सभी भाषाओं में आप देखते हैं कि वाक्य रचना का पैटर्न एक है। क्यों? हूं घरे जाऊं छू, मैं घर जाता हूं, तो हूं घरे जाऊं छू, अहम गृहम गच्छामि। तो अब आप देखिए, जो वाक्य रचना का पैटर्न है ना, ये सब में एक ही वाक्य रचना पैटर्न है। तो ये व्याकरण बहुत बड़ा आधार बनता है सभी भाषाओं को एक ही परिवार की भाषा के तौर पे निर्धारित करने के लिए। इसलिए ये कहा है, समीपता का आधार चलेगा नहीं चलेगा, स्थानिक समीपता का आधार चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन ये व्याकरणिक जो आधार, ये बहुत बड़ा आधार बनता है। तो इसको आप ध्यान रखें, ठीक है ना। देखिए, एक बात और है, हाँ एक और रह गया, इसकी चर्चा कर लें। पहले ध्वनि साम्य की बात कर लें। अब देखिए, ध्वनि साम्य में आपको इस चीज का याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ ध्वनि साम्य काम नहीं करेगा, अर्थ साम्य भी होना जरूरी है। ध्वनि साम्य हो और अर्थ साम्य ना हो तो ध्वनि साम्य बेकार है। किस तरीके से? जैसे हम कहते हैं मेल जोल वाला मेल होता है हिंदी में कि मेल कर लीजिए, मेल मिलाप हो जाए, लेकिन इंग्लिश में मेल बोला जाएगा तो या तो आप मेल ट्रेन की बात करेंगे, या मेल का अर्थ होगा पोस्ट, डाक जिसको बोलते हैं ना, हम हिंदी में डाक बोलते हैं। मेल आया, उसी के आधार पे आजकल ईमेल शब्द चल गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है उसको हम ईमेल कहते हैं। तो मेल शब्द दोनों जगह मेल और मेल बोल रहे हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं।
तो अगर अर्थ साम्य नहीं है और ध्वनि साम्य है तो नहीं चलेगा। अब मान लीजिए कि ध्वनि साम्य कैसा हो कि बिल्ली कैसे बोलती है, जैसे अभी हमने वाक्य रचना पूछी थी, बिल्ली कैसे बोलती है, तो अब किसी भी इंग्लिश में बिल्ली म्याऊं ही बोलेगी, संस्कृत में भी बिल्ली बोलेगी तो म्याऊं ही बोलेगी, और हिंदी में बोलेगी तो भी म्याऊं बोलेगी। अब आप कहें कि साहब हमने ध्वनि और अर्थ साम्य सब कुछ बराबर है और हमने किसी पक्षी की बोली ले ली है, तो ये आधार नहीं बनेगा। यानी ध्वनि साम्य तो हमें देखना है, लेकिन ध्वनि साम्य में हमें ये ख्याल करना है कि शब्दों के उच्चारण की ध्वनि एक हो और उसके अर्थ भी एक हो, तो वो ध्वनि साम्य चलेगा। अब आप कहें कि म्याऊं बोलने में तो बिल्कुल साम्य रहता है, भैया तो अंग्रेजी का कुत्ता अंग्रेजी में तो नहीं भौंकता है ना, वो भौंकेगा तब तो वो अपनी भाषा में ही भौंकेगा, और हिंदी कुत्ता होगा तो ऐसा थोड़ी कि वो अलग ढंग से भौंकेगा। ऐसी बिल्ली हिंदी में म्याऊं बोलेगी या अंग्रेज की बिल्ली म्याऊं बोलेगी तो म्याऊं ही रहेगा ना। तो पक्षियों की, पशुओं की, इस प्रकार की, आप कहें कि घंटी टन टन का आवाज करती है तो इंग्लिश में भी टन टन ही बोला जाएगा, हिंदी में भी टन टन बोला जाएगा, उच्चारण का अंतर हो सकता है। तो ध्वनि साम्य में इस बात को कहते हैं कि ध्वनि में अनुकरण का एक महत्व होता है, लेकिन संपूर्णतया ध्वनि साम्य नहीं होता है। जैसे हम फारसी का शब्द है कागज, तो क्या बोलना चाहिए, कागज। अब हम तो बोल भी नहीं पाते हैं, हमें तो आदत क्या, हिंदी में आया सही, लेकिन हिंदी में वो क्या हो गया, कागज हो गया। जबकि कागज वो जो बोलना चाहिए ना नुक्ते के साथ में, वो नुक्ते के साथ में हमें उच्चारण करने नहीं आता, क्योंकि हमने कभी नुक्ता किया ही नहीं है, नुक्ते के साथ हमने कभी उच्चारण नहीं किया। आप कभी क्या कागज लिखते हैं तो का के नीचे बिंदी, गा के नीचे बिंदी और जा के नीचे बिंदी रखते हैं? नहीं रखते हैं। देखिए हिंदी में पढ़ना होता है या पढ़ना होता है, पढ़ना यानी गिरना और पढ़ना यानी पढ़ना, तो आप डा और ढा के नीचे बिंदी रखते हैं, ये हिंदी की एक प्रक्रिया है? नहीं तो पढ़ना हो जाएगा। पढ़ना अगर नहीं करना है, पढ़ना करना है तो ढा के नीचे बिंदी रखेंगे। नहीं तो पढ़ गया, पढ़ गया, गिर गया के लिए जो बोलते हैं ना कि पढ़ गया, तो पढ़ उच्चारण कब होगा, जब आप डा के नीचे बिंदी रखेंगे। तो ये हिंदी का एक वैशिष्ट है। लेकिन अगर गुजराती में आते हैं तो पढ़, वहां पे ढा के नीचे बिंदी नहीं है, वहां डा के नीचे बिंदी नहीं है। तो एक शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में जब जाता है तो बिल्कुल उसी रूप में नहीं जाया करता है, उसमें कभी कभी कुछ ना कुछ परिवर्तन। ध्वनि साम्य बना रहेगा, ध्वनि साम्य बना रहेगा, लेकिन थोड़ा ध्वनि साम्य जो है बदलेगा भी। यानी कागज जो बोलना चाहिए उसकी जगह कागज हो जाएगा, सिंपल। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। तो पारिवारिक वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण हमने आपको बताया कि व्याकरण संरचना को आप सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे, पद रचना और वाक्य रचना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे पद रचना की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, किसमें, आकृति मूलक वर्गीकरण में। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि हम किसी देश को नहीं देखते हैं, हम किसी अन्य चीजों को नहीं देखते हैं, इसलिए वो वर्गीकरण इतना नहीं चला और पारिवारिक वर्गीकरण बहुत चला। और पारिवारिक वर्गीकरण चलने का सबसे बड़ा कारण यही था कि यहाँ वाक्य संरचना पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। इसके बाद शब्द साम्य और ध्वनि साम्य, इसमें सबसे कम महत्व अगर दिया गया है तो वह है स्थानिक समीपता। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि खाली 10 किलोमीटर का भी अंतर नहीं रहेगा, जहाँ उड़ीसा और तमिलनाडु की बॉर्डर आएगी ना, वहाँ पे एक जगह तेलुगु बोली जाएगी, एक जगह उड़िया बोली जाएगी, और दोनों अलग अलग भाषा परिवार हैं। ऐसे ही अगर आप मराठी और कन्नड़ की बात करें तो बिल्कुल कुछ गांव तो ऐसे हैं जो बॉर्डर हैं एक दूसरे के, तो वहाँ जो कन्नड़ बोलते हैं उनकी भाषा द्रविड़, एक ही व्यक्ति, ये जो बॉर्डर वाले गांव होते हैं ना, वहाँ का ये बहुत वैशिष्ट होता है कि वहाँ दोनों भाषाएं आती हैं उनको कन्नड़ भी आती होगी और मराठी भी आती होगी। वो मराठी भी बोल सकते हैं, कन्नड़ भी बोल सकते हैं। अब जब वो मराठी बोलेंगे तो भारोपी भाषा परिवार का प्रयोग कर रहे हैं, और जब वो कन्नड़ बोल रहे हैं तो द्रविड़ भाषा परिवार का प्रयोग कर रहे हैं।
तो ये एक अलग बात हो जाती है। तो इसलिए स्थान के आधार का वर्गीकरण जो है वो या उसका आधार लेना इस वर्गीकरण में सबसे कम महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन फिर भी हमें इससे मदद तो बहुत मिलती है, इससे मदद मिलती है। चलिए दूसरे तरीके से बात करें तो हम लोगों का स्थान निर्धारित कर सकते हैं इस वर्गीकरण के आधार पर। मान लीजिए मॉरिशस आप जाते हैं और वहां हिंदी भाषा बोली जाती है, वहां की मुख्य भाषा अगर हिंदी है, वहां की मदर टंग अगर हिंदी है, तो आपको ये चीज स्पष्ट समझ में आनी चाहिए कि मॉरिशस में जो लोग बसे हुए हैं वो मूलतः भारतीय हैं। वो कभी भारत से माइग्रेंट होकर के वहां पहुंचे हैं और आज वो वहां के नागरिक हो गए हैं, क्योंकि ये भाषा मुख्यतः भारत की भाषा, और भारत से अगर जो लोग वहां पहुंचे वो इस भाषा को लेके गए। आपको मतलब अमेरिका में एक बहुत बड़ा, कनाडा में एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां हमारे गुजरात के सब लोग रहते हैं। वहां मतलब आप ये कहिए कि वहां अगर किसी को इलेक्शन लड़ना तो उसको गुजराती सीख के आना पड़ेगा अपने वोट मांगने के लिए। तो अब उस जगह पे अभी तो ठीक है कि जैसा कुछ चल रहा है, लेकिन और जब 200 साल बीत जाएंगे और 200 साल चले जाएंगे तो वहां की हो सकता है कि मदर टंग गुजराती हो जाए। और अगर वहां की मदर टंग गुजराती होती है तो आप ये, और फिर पता चला कि वो वहीं शादी विवाह होने लग गए और वो एक अलग ढंग से दिखाई देने लगे, लेकिन जब भी ऐतिहासिक रूप में इसकी चर्चा होगी तो ये जाना जा सकता है कि भाई ये लोग कहाँ से आए हैं, तो ये गुजरात से आए हैं। तो ये स्थानिक समीपता का लाभ वर्गीकरण में मिले ना मिले, लेकिन भाषाओं के वर्गीकरण के आधार पे लोग कहाँ के हैं उस स्थानिक समीपता को तो श्योर जाना जा सकता है। वैसे स्थानिक समीपता का लाभ इससे मिलता है, का भी लाभ इसमें होता है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए ज़्यादातर बातें हो गई हैं, थोड़ी सी इसकी जो समस्याएं हैं इस पारिवारिक वर्गीकरण की उसकी बात कर लें। तो समस्या ये है कि सभी भाषाओं का अभी तक अध्ययन नहीं हो पाया है। तो जितने वर्गीकरण भाषाओं के किए गए हैं पारिवारिक आधार पे, उन वर्गीकरण को पर्याप्त या पूर्ण वर्गीकरण नहीं माना जा सकता है। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनका वर्गीकरण में जिनकी चर्चा हो चुकी, लेकिन वो भाषाएं आज लुप्त हो चुकी हैं। इसका एक ये भी बड़ा पहलू है कि सभी भाषाओं का एक ढंग से अध्ययन नहीं हुआ है भाषा विज्ञान में। यानी ये जिन देश के विद्वानों ने इस पे काम किया है उन्होंने अपने यहाँ की भाषा पे तो बड़ा ध्यान दिया, लेकिन अन्य भाषाओं पे इस प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया। यानी भाषा विज्ञान अभी सभी जगह, सभी देशों में, सभी भाषा भाषियों के बीच में, आप में से कई लोग ये कह रहे थे, या पढ़ाने से पहले मैंने भी ये कहा था कि भाई देखिए मेरा कोई प्रिय विषय ये नहीं है, मैं इसका कोई ऑथेंटिक विद्वान नहीं हूँ। ये बात ठीक है कि अध्यापक हूँ तो कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, आप जो भी मुझे दे दें वो पढ़ा सकता हूँ, वो एक अलग बात है। तो आप में से बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहिए। कितना पढ़ना चाहिए? हम अपने कोर्स भर का पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने मेघदूतम को पढ़ा ऐसे मैंने भाषा विज्ञान को नहीं पढ़ा, जैसे मैंने स्वप्न वासुदत्तम को पढ़ा ऐसे मैंने भाषा विज्ञान को नहीं पढ़ा। तो जब हमने ऐसे पढ़ा नहीं तो हम उस पर काम नहीं करेंगे, और जब उस पर काम नहीं होगा तो ये जो तीसरी समस्या वो ये है कि एक समान रूप से सभी भाषाओं पे काम नहीं हुआ है। लेकिन इसके लाभों की बात तो हमने की है कि हम कई भाषाओं को तुलनात्मक रूप से, जैसे अभी एक वाक्य हमने लिया कि मैं घर जाता हूँ घरे जाऊँ छूँ। अब उड़ीसा तो इतनी देर में मैं भूल गया, उड़िया में जो बोला था, हम घरे जात बानी हैं। तो इस तरीके से आप कई भाषाओं को, और ये जो हमारा सौभाग्य है कि हम 4-5 भाषाओं को जानने वाले लोग इस ग्रुप में हैं जो इसको पढ़ रहे हैं। तो आप अगर इसका आदान प्रदान करें ना भाषा विज्ञान के तौर पे, तो आप ये समझिए कि सभी लोग धीरे धीरे एक दूसरे की भाषाओं से परिचित हो सकते हैं, हम उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। विशेषताएं भाषाओं की मालूम पड़ती हैं, और इससे ये भी मालूम पड़ता है कि भाई कितने परिवर्तन आए और कितना साम्य आज भी एक परिवार की भाषाओं में विद्यमान है। पारिवारिक वर्गीकरण से संसार की जो मैंने बात की थी कि इतिहास, उसकी जातियों को,
उनकी एकता। मान लीजिए संथाली भाषा जो हमारे यहाँ झारखंड में बोली जाती है, अगर अफ्रीका के किसी प्रदेश में यही संथाली भाषा अगर वहाँ की आदिवासी प्रजा बोलती है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये दोनों प्रजाएं जो हैं एक ही जगह के थे। आज वो माइग्रेंट हैं या वो यहाँ से वहाँ गए हैं, वो यहाँ से यहाँ आए हैं। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को हमें जानने में बहुत मदद मिलती है। तो भाषा विज्ञान में ये जो पारिवारिक वर्गीकरण है, इसका एक बहुत महत्व है। चलिए अब जरा चर्चा करते हैं कि कितने परिवार हैं और कितने परिवारों में ये विभक्त है, और ये हमारा इससे संबंधित आखिरी टॉपिक होगा, आखिरी इसका विभाग है। तो जब पारिवारिक वर्गीकरण किया तो भौगोलिक आधार पे इसको 4 भागों में बांटा गया है। पारिवारिक वर्गीकरण को अगर हम देखें तो भौगोलिक आधार पे 4 विभागों में बांटा गया है। पहला है अमेरिका खंड, दूसरा है अफ्रीका खंड, तीसरा है यूरेशिया खंड और चौथा है प्रशांत महासागर खंड। अब जब विद्वानों ने भाषा परिवारों की चर्चा शुरू की तो कुछ विद्वानों ने तो 250-300 परिवार बना दिए। परिवार बना देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, परिवार आप कितने भी बना दीजिए, लेकिन उन परिवार का अध्ययन तो होना चाहिए ना। उन परिवार से आपने एक भाषा परिवार में 10 भाषाएं रख दी या 5 भाषाएं रख दी या 25 भाषाएं रख दी, जब तक आप उनका जो पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है, जिसकी चर्चा हम कर चुके, स्थानिक आधार पे, व्याकरणिक आधार पे, शब्दों के आधार पे, ध्वनि के आधार पे, जब तक आप उन सब का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक खाली परिवार बना देने से तो बात नहीं बनने वाली। तो पारिवारिक आधार के वर्गीकरण पे काम बहुत नहीं हुआ है, इसलिए जिन्होंने इतने अधिक परिवार बनाए थे उसका कोई मूल्य रह नहीं गया। तो कुछ लोगों ने खाली 10 परिवार माने हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा जी हुए हैं, उन्होंने 18 परिवारों का उल्लेख किया है और हम उन्हीं 18 परिवारों की लिस्ट आज देखेंगे। तो यूरेशिया खंड जो है, इसके अंदर पाए जाने वाली जो भाषाएं हैं या भाषा परिवार हैं, इसमें है भारत यूरोपीय, जिसको हम भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। एक यूरेशिया खंड में कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं उसकी चर्चा चल रही है। पहला भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा भाषा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है यूराल अल्ता भाषा परिवार, चौथा है काकेशस परिवार, पांचवा है चीनी परिवार, छठा है जापान कोरियाई परिवार, सातवां है सामी हामी परिवार, आठवां है वास्क परिवार, नौवां है गुरुसस्की परिवार और 10वां है अत्युत्तरीय परिवार। उत्युत्तरीय है, ठीक है, उत्युत्तरीय परिवार है। तो यूरेशिया खंड के जो भाषा परिवार हैं, 18 में से 10 तो यूरेशिया खंड के हो गए हैं। 3 खंड में 8 परिवार और 1 खंड में 10 परिवार। ये जो यूरेशिया खंड है, इसमें 10 भाषा परिवारों की बात हुई, और जैसा कि मैंने आपसे पूछा उसका कारण आपने बताया हमें, शिप्रा जी ने बहुत सही बात कही है कि होता क्या है कि अधिकांश जनसंख्या इसी प्रदेश में रहती है, जिसमें चाइना और भारत दोनों का समावेश हो जाए तो फिर तो आप मान लीजिए कि 50% से ऊपर जो है पॉपुलेशन वैसे ही आ गई विश्व की। तो इस वजह से इसके 10 परिवार हो गए। अफ्रीका खंड है, इसमें सूडानी भाषा परिवार, वंतू भाषा परिवार और होतेन तोत बुसमैन, ये भाषा परिवार 3 यहां पाए जाते हैं। जब हम प्रशांत महासागरीय खंड की बात करते हैं तो इसमें मलय बहुद्वीपीय परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियाई परिवार, दक्षिण एवं पूर्व एशियाई परिवार का समावेश होता है। तो इसके अंतर्गत हमने देखा तो 1, 2, 3, 4 परिवार इसमें आए।
और अमेरिका खंड में एक ही परिवार पाया जाता है जिसका नाम है अमेरिका परिवार। तो इस प्रकार से ये 18 परिवार जो देवेंद्र जी ने बताए हैं उनकी चर्चा हमने की है। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? अच्छा, फिर से मैं 18 परिवार फिर से आपको, और इस बार इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको अगर लिखना है तो आप लिख भी सकें, ठीक है ना? जल्दी में नहीं बताऊंगा। यूरेशिया खंड के जो 10 भाषा परिवार हैं उसमें पहला है भारोपीय। अब मैं सब में भाषा परिवार नहीं बोल रहा हूं, भारोपीय। दूसरा है द्रविड़। तीसरा है यूराल अल्ता। चौथा है काकेशस। अब देखिए ये प्रश्न इस तरीके से बनते हैं कि काकेशस परिवार जो है वो किस खंड का है, तो यूरेशिया खंड हमें लिखना पड़ेगा। चीनी और भारोपीय दोनों एक ही भाषा, एक ही खंड के हैं, यूरेशिया खंड के। चलिए, काकेशस के बाद आता है चीनी परिवार। जापान और कोरियाई, देखिए ये दो को एक में रख करके एक परिवार बना है, जापान और कोरियाई। वहां की भाषा में बहुत साम्य होगा। सामी हामी परिवार है। वास्क, गुरुशस्की और उत्तरीय परिवार, ये 10 हुए हैं उत्तरीय परिवार, ठीक है ना? अब हम अफ्रीका खंड अगर देखते हैं तो इसके 3 परिवार हैं। एक है सूडानी, दूसरा है वंतू, ये हमने वंतू परिवार का उदाहरण देखा था। होतेन तोत बुस्मैन, तीसरा परिवार है होतेन तोत बुस्मैन। अब अगर हम प्रशांत महासागरीय खंड की बात करते हैं, प्रशांत महासागरीय खंड, तो इसमें मलय बहुद्वीपीय परिवार है, मलय बहुद्वीपीय। पापुई परिवार है, ऑस्ट्रेलिया परिवार है और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार है। अमेरिका खंड का एक ही परिवार है और उसका नाम है अमेरिका परिवार। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 18 4 खंडों में विभक्त जो 18 परिवार हैं उसकी चर्चा हमने की है, और यहाँ आकर के हमारी ये चर्चा पूरी होती है। अब मैंने देखा उसमें तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मालूम पड़ी कि अगर जैसे संघर्ष ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो अल्प प्राण, महाप्राण, इन सब की चर्चा लगभग हो गई थी जब ध्वनि का वर्गीकरण किया था या उसका वर्गीकरण किया था, तो हमने इन चीज़ों की चर्चा कर ली थी। लेकिन और इसको अगर आपको स्पष्ट रूप से देखना है तो आपको इसके लिए जो हमारा संज्ञा प्रकरण है उसको कभी पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। तो उसको हम पढ़ेंगे ना तो बाकी सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, जो आपके अगर कुछ प्रश्न इसमें रह जाते हैं। थोड़ी अगर वैदिक भाषा के ध्वनि समूह क्या हैं, इनमें अगर आप देखें तो चूंकि हमने संस्कृत वर्णमाला का विवेचन देख लिया है तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। खाली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अर्धस्वर, अर्धस्वर ये एक टॉपिक रह गया। तो हमने आपको बताए थे अर्धस्वर किसको कहते हैं? अंतस्थ जो वर्ण है ना, अचाह स्वराह यणो अंतस्था। तो यण जो है या व रा ला या यारा लावा, जो भी आप जिस तरीके से बोलते हो, क्योंकि संस्कृत की प्रक्रिया में हाय वरट लण ये सूत्र है, तो वहाँ या व रा ला होता है क्रम, और हिंदी में आप यारा लावा लिखते हैं, गुजराती में यारा लावा आता है। तो संस्कृत के क्रम के हिसाब से य व रा ला होता है। तो ये अर्ध स्वर हैं। और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो भाषा विज्ञान आज पूरा होता है।